से कि चलो कुछ एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाते हैं जिससे मतलब लोग जुड़ेंगे और फोटोग्राफी के बारे में और भी डिटेल से और भी मतलब कुछ दम लगा के कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे इसको डेवलपमेंट इसका मतलब बढ़ाने के लिए, हमारे शहर में ही इसका मतलब थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए, हाँ, सोच विचार में कुछ बदलाव लाने के लिए कैसे कोई इक्विपमेंट मतलब मेरे पास ये है इसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरे पास ये टेक्निक है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कुछ मतलब ये कॉमन्स लेके हम लोग आना चाहते थे एक जगह में। तो ऐसे ही फटाक से किसी के मुंह से निकल गया और एक दिन हम लोग 4-5 लोग बैठ गए एक जगह पे। और जहाँ पे बैठे वो एक ग्राउंड था, एक कॉलेज का ग्राउंड था। हाँ, खाली कॉलेज, छुट्टी हो गया था, शाम का वक्त था शायद। तो वही बैठ के हम लोग पहले सोचे, वही वही बैठ के ये जो जेपीए का जो कंसेप्ट है वही वही बैठ के आ गया था। शायद ये स्टोरी किसी ने मतलब कोई मेंबर ने पहले भी बोल चुका होगा इस प्रोग्राम में, मैं ये पहला नहीं हूँ मुझे लगता है। लेकिन जबकि अनु जी है तो मुझे ये दोबारा मतलब बोलने में मतलब खुशी हो रही है कि ऐसे हमारा ये क्लब जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो जो भी हमारे और बाहर के दर्शक भी हैं उन लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही मतलब एक मुंह से निकली हुई बात से ही ये जेपीए का मतलब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि तब जो हम लोग 5-6 लोग थे ना जो बहुत ही मतलब डिफरेंट फोटोग्राफी जेनर से आए थे, लेकिन फिर भी जो कॉमन थॉट रखते थे उसी की वजह से हम लोग एक साथ मिल गए और ये फट से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने काफी प्रयास की, काफी चेष्टाएं की, हम लोगों ने काफी कोशिशें की कि क्लब को हम डे बाय डे इसको बड़ा करेंगे। और फिर ये चलता गया, अभी तो काफी साल हो गया है और काफी हमारा क्लब बड़ा भी हो गया है। तो जैसे कि गौरव ने पहले बताया और शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो अभी आशा करते हैं कि फिर आगे चल के भी हमारा क्लब और भी फ्लरिश करेगा। ठीक है, और हमारे इस क्लब में डिफरेंट टाइप्स के जो फोटोग्राफर्स है, सभी सभी लोग हैं जो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ही है। जो पोर्ट्रेट करना चाहते हैं वो भी है, जो लोग वेडिंग भी करना चाहते हैं वो लोग भी है, हाँ, लैंडस्केप वगैरह सब सब तरह के फोटोग्राफर्स यहाँ मिले हुए हैं। तो वैसे इसलिए काफी रिच है हमारे, मेरे ख्याल से ये हमारा क्लब। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि ये एक छोटा शहर का क्लब होने के लिए हमारा एक्सपोजर शायद पैन इंडिया में इतना नहीं है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि अगले जो 2-4 सालों में हम लोग कुछ मतलब थोड़ा और लोगों के पास हम लोग पहुंचेंगे, थोड़ा और इस रीजन के और इसके बाहर भी लोग हमें पहचानेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों के थ्रू भी थोड़ी थोड़ी मतलब जान पहचान हो रही है हमारी पूरे इंडिया में। ठीक है, तो फिर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, गौरव को, अनिकेत को और अनु जी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इट्स ओवर टू गौरव नाउ। ठीक है, सब लोगों को फिर से एक बार थैंक यू ऑल। Okay, thank you, Biplab da. Okay, without any further delay, we will meet our guest for tonight. As you all know, she is the very adorable Mrs. Anuradha Marwa. She is an international and national level award winning photographer, wildlife photographer, and she is also a regular contributor to some major wildlife magazines across India. Okay, so without any further delay, let's meet Anuradha Marwa, one of the most charming persons that you have ever seen behind the camera. And I would request our secretary of JPA and the founder and mentor at Bengal School of Photography to introduce us to our guest and to take over the program from here. थैंक यू गौरव। Thank you, teacher. थैंक यू गौरव, थैंक यू विप्लव दा, एंड थैंक यू अनु जी। आज आपने अपना समय दिया हम लोग के ऑनलाइन सेशन के लिए। तो अभी ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, अभी डायरेक्ट प्रोग्राम में चला जाएंगे। और आपके बारे में बोलने का तो वैसे कुछ बात नहीं है, सबको ही पता है आपके बारे में, तो ज़्यादा बात नहीं करके अब डायरेक्ट ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ओवर टू अनु जी। Thank you Gaurav, thank you Aniket and thank you Biplav. जब मुझे बोला गया कि आपके यहाँ आके कुछ मैं बोलूं, तो
बेसिकली फोटोग्राफी के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है और क्या बोलना है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है जो कि मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, एंड जो जिस तरह की फोटोग्राफी करके मुझे खुद को काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आज उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके क्लब के साथ इंट्रोड्यूस होके और आपके क्लब के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। इनफैक्ट आपका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है जो अभी विप्लव जी बोल के गए, ये एक एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की डेट में सोशल मीडिया है, सारा कुछ है, जहाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग आपस में कनेक्ट काफ़ी कर पाते हैं। लेकिन शायद जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब ये इतना ज़्यादा था नहीं, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग इतना आज की डेट में अगर आप देखो, लोग जितना फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इमेजेस शेयर करते हैं, ये तभी था नहीं। तभी एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था ऑनलाइन की, अगर मैं बात करूँ, इंडिया नेचर वॉच के नाम से। एंड वहीं से काफ़ी सारे लोग आपस में कनेक्ट हुए। और आप एक ऑनलाइन मीडियम तो चलो एक वन वे स्ट्रीट है, जो ज़्यादातर मैं किसी ने अपनी फ़ोटो डाल दी और शेयर हो गया और लोग उसमें तारीफ़ करते गए। लेकिन एक जिस तरीके का आपका क्लब है, एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ लोग आपस में मिल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि कई बारी बहुत सारे आई वुड से 90% जितने लोग हैं हमारी कंट्री में या बाहर भी जो फोटोग्राफी करते हैं, ज़्यादातर तो सेल्फ लर्निंग होती है। और एक क्लब हो या आपकी तरीका का प्लेटफॉर्म हो, उसके एब्सेंस में लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। पर क्योंकि चलिए ऑनलाइन आप बुक्स देख सकते हो, ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हो, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग। की आपके पास कोई एक अप्रोचेबल पर्सन या पर्सन्स होने चाहिए जिनसे आप अप्रोच करके बात कर सको और आप सीख सको। So I would like to congratulate you for this particular platform. I think it's a very good initiative, and I wish you all the very best for it. And I think if I start, मैं अपना presentation share करती हूँ। So this मैंने जैसे बताया, ये एक टॉपिक है और या एक फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी है जो पर्सनली मेरे लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड दिस इज, अब देखा जाए तो अनु जी आपका स्क्रीन ठीक ठाक नहीं आ रहा, एक मिनट। मुझे बता दीजिएगा। हाँ अभी आ गया। आई थिंक शेयरिंग के बाद थोड़ा सा एक चेंज के बाद एक थोड़ा लैग हो शायद है। हाँ हाँ अभी एकदम ठीक। अब ठीक है? अभी ठीक। अच्छा। सो जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, ऐसा नहीं है कि एकदम से DSLR कैमरास और सारा कुछ उस तरीके के, मतलब आजकल ज़्यादातर देखा जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा लेंस लेना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया तो एक बहुत बेसिक DSLR, पहले तो बेसिक डिजी कैम था, उसके बाद एक बहुत बेसिक DSLR और किट लेंस के साथ मैंने काम किया। और शुरू में आप अलग-अलग टाइप की फ़ोटोज़ लेते हो, अलग-अलग टाइप ऑफ फोटोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। और करते कराते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने खुद के लिए डिस्कवर किया कि माय फेवरेट टाइम टू शूट ये था अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट इवनिंग, सो डस्क टू डॉन, माय पर्सनल टाइम, क्योंकि प्ले ऑफ लाइट अच्छा होता है, कलर्स अच्छे होते हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड शार्प इन गुड लाइट इमेजेस करना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है, बट colors, drama in terms of colors, in terms of light, जो आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता है, पर्सनली आई फील वो बहुत एक्साइटिंग मेरे लिए है। तो मैं आज कुछ आपको वैसी ही इमेजेस दिखाना चाहूंगी और थोड़ा कुछ उसके बारे में बोलना चाहूंगी। इतना डिटेल में तो शायद मैं कवर ना कर सकूं, बट फिर भी जितना हो सके। हाँ जी। सो ये जैसे मैंने बोला, the light during dusk and dawn is like the magical light, golden light जो होती है, and in fact golden light से बाद का टाइम और उसके पहले का टाइम भी काफी ड्रामेटिक होता है। तो उस तरीके से जब मैंने शुरू किया था पर्सनली, सिखाने के लिए शायद कोई नहीं था, बट लोगों का काम देख के आप ग्रेजुअली लोगों से मिलते हो, तो वहाँ से देख के सीख के मैंने फिगर आउट किया कि इनफैक्ट आपके यहाँ गेस्ट आ चुके हैं तेजस सोनी जी, उनका काम मैंने देखा, वो काफी लाइट के साथ खेलते हैं। सो पर्सनली जब मैं फोटोग्राफी को लाइट के एस्पेक्ट पे ट्रीट करती हूँ तो देखती हूँ, तो आई ट्रीट इट एज पेंटिंग विद लाइट, एंड आपको इस पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिलता है, काफी चीजें आप उस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने वही आज दिखाने की कोशिश की है। जस्ट टू इंटरप्ट, अगर मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ तो आपको दिख रहा है ना इमीडिएट या लैग है? आप बता दीजिए। हाँ एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है एकदम से। हाँ जी। हाँ दिखाई दे रहा है ठीक। अच्छा, सो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप ज्यादातर मेंशन अगर आप देखो लोग जो करते हैं वो गोल्डन लाइट का करते हैं, बट गोल्डन लाइट के आगे पीछे का टाइम जो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली काफी लोग मानते हैं कि 20 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट, जो आपका जो प्ले ऑफ कलर्स होता है स्काई में, वो काफी ड्रामेटिक होता है। और ये पर्सनली मैंने देखा है कि काफी सारी आपको हिली रीजन्स में जहाँ क्लियर स्काइज हैं, आपका डस्ट पोल्यूशन कम है, वहाँ काफी अच्छा मिल सकता है। काफी सारे अगर आप नेशनल पार्क्स की बात करो या वाटर बॉडीज की बात करो जहाँ ओपन स्पेसेस काफी है, वहाँ भी ये इफेक्ट काफी अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। और अगेन मेरा पर्सनल एक ये है कि सनसेट हो जाने के बाद जो कलर्स रहते हैं और वो किस तरीके से ग्रेजुअल आपका एक टिंट आता है स्काई में, वार्म कलर्स से होते होते आप जितना ऊपर देखते जाओगे वो कलर्स आपके वार्म कलर्स आपके कूल कलर्स में चेंज होते जाते हैं। और ये ग्रेजुअली ये मैंने जो देखा है, जैसे स्पेशली इन अफ्रीकन कंडीशंस, सनसेट के बिल्कुल बाद के कलर्स जो हैं वो ब्लूज, पिंक्स, पर्पल्स सबका कॉम्बिनेशन होता है। और ऐसे में आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, मैं ये नहीं कह रही कि आपका सब्जेक्ट कुछ स्पेशल होना चाहिए, आपको उसमें कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, हालांकि एक पेड़ भी मिल जाए, उसमें आप काफी अच्छी तरीके से आप इमेजेस बना सकते हो, कर सकते हो। तो ये जैसे पहला इमेज जो आप देख रहे थे, इफ आई गो बैक टू इट, ये एक इमेज अफ्रीका का है, बिल्कुल सनसेट हो जाने के बाद का है, मतलब सूरज डूब गया था उसके बाद का कलर्स है। अगर आप देखो वार्म कलर्स अभी भी होराइजन पे रह जाते हैं और ऊपर की तरफ आप अगर जाते हो तो आपका कूल कलर्स फिर भी रहते हैं। तो अगर किसी को इस तरीके के कलर्स के साथ खेलने में इंटरेस्ट है, एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट है, तो जस्ट सनराइज या सनसेट का वेट ना करें, आप उसके बाद भी थोड़ा सा कलर्स का ड्रामा मैजिक आप ट्राई कर सकते हैं। और जिस तरीके की चीज़ें मैंने ट्राई की है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाऊंगी। कि ये अगर पहला इमेज सनसेट का था, ये सेकंड इमेज जो है ये सनराइज के टाइम का है। आप
जिस तरीके से आप एक ग्रेडियंट देख सकते हैं, यू नो होराइजन पे से वार्म कलर होते हुए ब्लू। ये इमेज है उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। काफी लोगों ने नाम सुना होगा या काफी लोग जा भी चुके होंगे वहाँ। ये वहाँ की इमेज है, वहाँ का काफी पॉपुलर है ग्रासलैंड्स, जो वहाँ एलिफेंट्स वगैरह काफी होते हैं वहाँ पे। तो आप जरूरी नहीं है कि अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही हूँ तो मैं वाइल्ड लाइफ की इमेज ही आपको दिखाऊं। ये इट्स स्टैंडर्ड लैंडस्केप इमेज जो है। ये तो पहले जो मैंने आपको दो दिखाई वो थे पोस्ट सनसेट एंड राइट बिफोर सनराइज। सनराइज जब हो रहा हो उस दौरान जो कि या सनराइज या सनसेट जब हो रहा हो उस दौरान का जो कलर स्कीम आपको मिलता है, विच इज बेसिकली द गोल्डन लाइट, जहां आपका सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सिलुएटेड हो जाए, आपका सब्जेक्ट अच्छे से एक्सपोज्ड भी रहेगा लेकिन आपको कलर्स काफी अच्छे मिलेंगे। सो गोल्डन लाइट आज जो है या उसको काफी पॉपुलर है फोटोग्राफर्स में, और इसके बारे में काफी ऑलरेडी बोला गया है काफी सारे फोरम्स में। आपको इसके ऊपर काफी सारा टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसको मैजिकल आर भी बोला जाता है। एंड ये इस दौरान की एक फोटो है। दिस इज एन इमेज ऑफ अ जंगल कैट। ये फोटो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क की फोटो है। आपको यहाँ कॉर्बेट की काफी सारी इमेजेस दिखेंगी क्योंकि ये जगह मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है इंडिया में गोल्डन लाइट के साथ काम करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे इतना ओपन स्पेसेस हमें मिल नहीं पाते हैं जहाँ इस लाइट का इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकें। या तो आपको हिल्स में जाना पड़ता है या तो किसी ओपन एरिया में। तो मेरे लिए सबसे नज़दीक और अच्छी जगह ये है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और क्योंकि सब्जेक्ट्स यहाँ काफ़ी मिल जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एलिफेंट्स, ऑब्वियसली टाइगर वगैरह तो है ही, और इस तरीके के छोटे सब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं, बर्ड्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। तो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ। सो पहला आपने एक वो देखा था गोल्ड। सो ऑब्वियसली ये जो जंगल कैट की मैंने आपको इमेज दिखाई थी वो गोल्डन आवर के टाइम की थी। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अगेंस्ट लाइट इमेज थी। ये भी एक गोल्डन आवर की इमेज है, अर्ली मॉर्निंग ड्यूरिंग सनराइज। ये इमेज अफ्रीका की है। तो अगर आप इसमें शेड्स देखो तो आपको ऑब्वियसली सनराइज सनसेट टाइप का कुछ नहीं है, बट जो उस टाइम जो लाइट होती है उसके वजह से जो कलर्स आते हैं, जो वार्मथ मिलता है, जिसको आप शूट मतलब अगर आप अपना कलर टेम्परेचर वगैरह उस तरीके से मैनेज करके करो तो काफ़ी अच्छे से कलर्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। आप भले वो आप फ्लावर्स शूट कर रहे हो, लैंडस्केप शूट कर रहे हो, या जो भी है। सेम सनराइज सनसेट या डस्क डॉन, आप कुछ भी कह लें उसको, उस टाइम का एक एडवांटेज एक और है, जैसे सिलुएट्स। काफ़ी लोग एक्चुअली अगर इस टाइम पे शूट करते हैं, जो मैंने देखा है पर्सनली, काफ़ी लोग सिलुएट्स शूट करते हैं। एंड आप इसके साथ काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप इनफैक्ट सिलुएट्स में आप लोगों की फ़ोटो ले सकते हो, आप बिल्डिंग्स की फ़ोटो ले सकते हो, काफ़ी उस तरीके से। बट क्योंकि मेरा पर्सनल एरिया ऑफ फोटोग्राफी या जॉनर ऑफ फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ है, तो आपको बर्ड्स और एनिमल्स इस तरीके से काफ़ी दिख जाएंगे। मेरी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एक चीज़ है कि अगर लोग ज़्यादातर लोग अब बड़े बड़े लेंस वगैरह यूज़ करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट भी है बड़े बड़े लेंस यूज़ करना। बट मेरी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि मैं इतना ज़्यादा लॉन्ग लेंस यूज़ ना करूं, क्योंकि पर्सनल मेरा ये सोचना है कि अगर आप
इन्वायरमेंट थोड़ा सा नहीं दिखाओगे या इन्वायरमेंट को उस इमेज से हटा दोगे तो वो इमेज का कैरेक्टर काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाता है, काफी हद तक आपको एक बहुत मोनोटोनस इमेज हो जाती है। तो मेरी पर्सनल कोशिश तो यही रहती है कि मैं थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट उसमें इंक्लूड करूं। ये भी एक अगेन सिमिलरली बिल्कुल पूरा सनसेट का टाइम नहीं है, बट ये भी एक सिलुएट का एग्जांपल है। आप अगर आपने पहले में बर्ड देखी तो ये एक लायन का सिलुएट है, एक हिल टॉप पे बैठे हुए। सो सिमिलरली दिस इज एन एलिफेंट सिलुएट पानी में खेलते हुए। आप ऑब्वियसली गोल्डन आवर या सनराइज सनसेट के टाइम पे एडवांटेज ये रहता है कि आपको ये वार्म कलर्स मिलते हैं, पानी में रिफ्लेक्शन होता है इन कलर्स का, और आप इससे काफी हद तक आप जिस तरीके से जैसे शूट करना चाहो, जैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहो, आप कर सकते हो। हाँ, बट ये सिलुएट में सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप जिस भी चीज का सिलुएट करें वो आउटलाइन ही होता है, क्योंकि आपको विद इन द सब्जेक्ट डिटेल्स तो आप देख नहीं पाते। तो आपका आउटलाइन एटलीस्ट इतना डिफाइंड होना चाहिए कि आप ब्लैक में भी जो देख रहे हैं आपको उससे एटलीस्ट वो पता चल जाए कि आपका सब्जेक्ट है क्या। सिमिलरली जो मैंने आपको जिस तरीके से बोला, दिस इज ये सेम लोकेशन पे पहली इमेज जो है, अच्छा एक ही लोकेशन पे ही है, एक ही लोकेशन पे है। ऑब्वियसली थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग आगे पीछे होगा, बट ये दोनों सेम एक ही लोकेशन पे है, तो आप कलर्स और पानी के उससे पता चलता है। तो दोनों इमेजेस अगेन जैसे मैंने बोला, कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं और मेरे पर्सनल फेवरेट होने की वजह भी ये है कि इस तरीके का काम मैं काफी हद तक वहाँ कर पाती हूँ। अच्छा सेम सिमिलर लाइट कंडीशंस में एक तो हो गया कि हम सिलुएट कर सकते हैं, वाह, हाँ, ये भी दूसरा हो बढ़िया गया है। दूसरा हो गया कि अगर हम अपने आप को लाइट के एंगल से थोड़ा सा शिफ्ट करें तो हम साइड लाइट या बैक लाइट इस तरीके का अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ दिखाई दे रहा है। अगर मेरा शूटिंग पोजीशन शायद यहाँ इस तरीके से इस डायरेक्शन से होता तो ये आपको इमेज सिलुएट आती, क्योंकि लाइट आपकी यहाँ से है, जो सनसेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन से है। सो अगर मैं इस डायरेक्शन से शूट करती तो ये शायद लाइन का सिलुएट होता, लेकिन मेरा शूटिंग डायरेक्शन यहाँ से है, सो लाइट मेरे लिए एक एंगल पे थी। तो आप इस तरीके से बैक लाइटिंग काफी हद तक आप अचीव कर सकते हो। बैक लाइटिंग यूजुअली ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए सही रहता है जहां आपको ये एक तरीके का हेलो बनता है। अगर आप देखो इसके जो बालों के इर्द गिर्द, अगर उस तरीके का हेलो बनने के लिए कोई एक उसमें डिफाइंड फीचर है, तो बी इट आप लोगों की भी अगर फोटो लो ऐसे एंगल से, तो आप देखोगे कि आपको बालों में गोल्डन कलर आएगा, जैसे यहाँ पे लायन के केस में हो रहा है। तो सिलुएट तो एक तरीके का हो गया जो कि यूजुअली आप बाय डिफॉल्ट काफी लोग उसी एंगल पे जाते हैं, उसी एंगल से शूट सिलुएट भी ट्राई करते हैं। थोड़ा सा एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस। जबकि पहली इमेज आपके सनसेट के टाइम पे थी, ये इमेज सनराइज के टाइम पे है। अगर मैं आपको यहाँ भी लाइट का एंगल बताऊं तो लाइट का एंगल यहाँ से है, सनराइज इस डायरेक्शन से है। यहाँ से अगर मैं फोटो लेती फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इट वुड प्रोबेबली ये सिलुएट होता, और क्योंकि फोटो खींचने का डायरेक्शन राइट हैंड कॉर्नर से है तो आपको यहाँ भी ये रिम लाइटिंग वगैरह अगर आप देख सकते हैं, हाँ एकदम से बालों के यहाँ पे। तो पर्सनली जैसे मैंने कहा, पर्सनली मुझे ऐसी इमेजेस में काफी ज्यादा मजा आता है
आपको एज अ फोटोग्राफर आप सोचने पे काफ़ी मजबूर होते हो कि आपका विथ रिस्पेक्ट टू लाइट आपका एंगल क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से, अगर आप कौन से पोजीशन से या कौन से डायरेक्शन से आप खींचोगे तो आपका जो इमेज आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो ये आपको सोचने पे मजबूर करता है इस तरीके की लाइट कंडीशंस। नॉर्मल अच्छी लाइट में जहाँ लाइट आपके सब्जेक्ट पे पड़ रही हो तो इट्स अ मैटर ऑफ कि आपकी सेटिंग सही है तो आपने शटर दबा दिया और आपकी अच्छी फोटो आ जाती है। बट ऐसी लाइट कंडीशन में थोड़ा सा इंसान सोचने पे मजबूर होता है। और जब आप फोटो खींचने के टाइम पे थोड़ा दिमाग भी थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ाते हैं तो रिजल्ट्स आपको शायद काफी हद तक अच्छे मिलते हैं। और ये चैलेंजिंग भी है एक हद तक लाइट कंडीशन। और वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट ये काफी इजी भी हो जाता है। सो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इस तरीके का काम मुझे अफ्रीका में करके बड़ा मजा आता है। सो मैं, जैसे आपने कहा था कि एक्सपीरियंसेस की बात है, तो मेरा अपने गाइड को एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, आप दिन भर कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आई एम ओके विद इट, लेकिन ये सुबह का 1 घंटा और शाम का जो 1 घंटा है उसमें आप मुझे अच्छा सा कोई भी सब्जेक्ट ढूंढ के दे दो, मैं उसमें खुश हूँ। ये मेरी 2 डिमांड होती है सुबह और शाम के अच्छा। टाइम पे। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका इस इंटरेस्ट काम में इंटरेस्ट है और इस काम में ये काम चैलेंजिंग भी होता है काफी हद तक। लाइट को समझना ये सब। लाइफ को समझना। और दूसरी चीज है कि आप पूरा फुल फ्लेजेड कोशिश भी कर रहे होते हो कि आप उतने से टाइम में, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलता। ये आप कॉन्स्टेंटली, जैसे अगर आप सनराइज की बात करें, सनराइज के बिल्कुल पहले जो लाइट कम होती है और लेकिन कलर्स आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे आपका लाइट भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो आपको अपने कैमरा सेटिंग्स भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहने पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका आईएसओ ठीक है, आप पहले जितना एक्सपोजर था अभी उससे कम रखना है, ज्यादा रखना है। तो देखा जाए तो उस एस्पेक्ट से आपने एंगल्स भी देखने हैं और आपने सेटिंग्स का भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो इसका रिजल्ट मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी लगता है और ये करके काफी इंटरेस्ट भी आता है। अगर कोई इस लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट वाइल्ड लाइफ हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। लोग जैसे यूरोप में आर्किटेक्चर काफी है, काफी सारा ऑप्शंस है, तो लोग वहाँ आर्किटेक्चर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ वाइल्ड लाइफ इतना है नहीं। इंडिया में मैंने देखा है कि लोग वाइल्ड लाइफ के साथ तो एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स में, लोगों की पोर्ट्रेट्स में, बच्चों की पोर्ट्रेट्स के साथ, इवन आजकल तो वेडिंग के लिए जो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते हैं उसमें भी लोग काफी सारा लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब वो जमाना अब शायद रहा नहीं कि जब स्टैंडर्ड अच्छी लाइट में लोगों ने पोज किया और फोटोग्राफर ने फोटो ले ली, तो उस तरीके से। हाँ, ये आपने सही बात बोला, क्योंकि अभी क्रिएटिविटी वगैरह सब जॉनर के अंदर आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब स्ट्रेट शॉट, वो एक लाइट देके स्ट्रेट शॉट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोग लाइट को लेके, एंगल लेके, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है अभी। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि अगर लोग वही स्ट्रेट लाइट और स्ट्रेट शॉट में लगे रहते तो मेरे ख्याल से शायद फोटोग्राफर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल कैमरास ही इतने एडवांस्ड है कि आप उसको ट्राइपॉड पे लगा दो और आप कोई किसी को भी बोल दो कि हाँ भैया शटर दबा देना, फोटो आ जाएगी। सही वैसा बात तो वैसा रहा नहीं है। कैमरास भी काफी एडवांस हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कैमरास एडवांस हुए हैं,
ये अच्छी चीज है कि काफी लोग अब सब्जेक्ट्स को क्रिएटिवली ट्रीट कर रहे हैं। अगर एकदम। अगर मैं क्रिएटिव ना भी बोलूं तो शूट करने के तरीके को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आप देखो, एक ही तरीके की फोटो लेते लेते एक हद तक फोटोग्राफर स्टैग्नेट हो जाता है। हाँ। एंड आप फिर पर्सनली भी क्वेश्चन करने लगते हो कि मेरा इसमें नेक्स्ट लेवल ग्रोथ क्या है। तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ वही है कि आप और कुछ नई चीजें सीखो या आप और कुछ नया ट्राई करो। अब जैसे लाइट को लेके मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा तो रही हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी होता है कि आपके दिमाग में फ्रेम्स बनते हैं कि आप फिर सोचते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट ऐसी लाइट में ऐसे चाहिए, या इस लोकेशन पे ये लाइट हो तो ये सब्जेक्ट चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली आप फ्रेम्स भी सोच रहे होते हो। तो सबसे पहले ये शायद पहले किसी और ने भी मेंशन किया था, फ्रेम्स पहले दिमाग में बनते हैं एग्जैक्टली। एंड उसके बाद आप जाके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। ये शायद किसी और जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में काफी हद तक आसान भी है, पॉसिबल भी है। अगर आप कोई फ्रेम लेट्स अज्यूम कि कोई, अगर आपने इमेजिन किया कि ताजमहल के सामने मुझे दो लोगों की फोटो इस तरीके से लेनी है ऐसे लाइट में, आप उस चीज में काफी हद कंट्रोल में हो, क्योंकि आप दो लोग को वहां उस तरीके से खड़े करके उस लाइट में वैसे में आप फिर भी कर सकते हो। फ्रेम दिमाग में बनाना, स्पेशली वाइल्ड लाइफ में, दिमाग में आप फ्रेम तो काफी आसानी से बना लेते हो, लेकिन वाइल्ड लाइफ में आपका सब्जेक्ट कितना ऑब्लाइजिंग है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो कई बारी फ्रेम तो हम सोच लेते हैं, लेकिन उस फ्रेम को एग्जीक्यूट करने में शायद कई बारी सालों लग जाते हैं। तो डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक वो चैलेंज भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आप उतना उतना ज्यादा आप उस पर एफर्ट डालते हो, उतना ज्यादा आप उसके पीछे मेहनत करते हो, आप उतने ही फील्ड ट्रिप्स करते हो। तो उस तरीके से ये भी सिमिलरली जो सेम लाइट कंडीशन, रिम लाइटिंग, एंगल लाइट, ये भी मतलब अगर तो मैंने एक ये भी फोटो डाली है कि अगर आपको लगे कि मैं एग्जॉटिक लोकेशन और एग्जॉटिक सब्जेक्ट पे ही बात कर रही हूँ, तो ये कॉमन गार्डन लिजर्ड है। आई थिंक ये लेंटाना के बुश के ऊपर, और ये वेल विद इन दिल्ली खींची हुई फोटो है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं लोकेशन स्पेसिफिक है, ऐसा कुछ है। एकदम गार्डन लिजर्ड। हाँ बिल्कुल नॉर्मल गार्डन लिजर्ड है। आपको ये, आप कोई अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये आपको कहीं भी नजर आ जाएगी। ये जिस तरीके की लाइट की बात हम बात कर रहे थे। दूसरी चीज, ये ऑब्वियसली ये इमेज अगर आप देखो तो सिलुएट तो है ही, लेकिन आप कलर्स की बात जैसे हम कर रहे थे पहले कि ड्रामेटिक आपको वार्म शेड्स होराइजन के आसपास मिलते हैं, और जैसे जैसे आप अपना विजन ऊपर करते हैं तो वो आपको कूलर शेड्स की तरफ ले जाता है। तो कई बारी ये है कि आप होराइजन को, जब ज्यादातर होता है कि लोगों का होता है कि होराइजन समवेयर इन द मिडल रखें, या आप होराइजन को इतना स्काई को इतना एम्फोसिस नहीं मिल पाता। तो वो यूजुअली इस टाइम की इमेजेस में अगर आप वाइड ओपन स्पेस में हैं तो इफेक्ट के लिए अगर आप कोई कोशिश करना चाहे तो होराइजन को बिल्कुल नीचे रख के आप सारा का सारा एम्फोसिस आपका जो एरिया जिसमें कलर है उसमें दें, तो ये फोटोज की इफेक्ट काफी अच्छे आते हैं। तो मैं आपको इसमें 2-3 और इमेजेस इस तरीके की दिखा देती हूँ। ये एक है। सिमिलरली अगर आप देखो तो होराइजन इस फ्रेम में काफी नीचे है।
अगेन जस्ट बिकॉज मैं बिल्कुल एग्जॉटिक लोकेशन नहीं दिखाना चाह रही थी, तो ये भी ये वैसे तो फोन से खींची हुई फोटो है, लेकिन इसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया है कि ये होराइजन काफी नीचे है और एम्फोसिस सारा स्काई। जरूरी नहीं है कि आपके पास फोटोग्राफी के लिए किसी के पास DSLR हो, काफी महंगे लेंसेज हो या इस तरीके से। आजकल तो फोन के थ्रू भी काफी हो जाता है, और लर्निंग पर्पस से आई थिंक अगर आप कोई स्टार्ट कर रहा है तो फोन इज आल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। एंड ये दूसरी चीज जो इनफैक्ट मैंने पहले भी मेंशन किया था कि लाइट एक आपके सिर्फ सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करती है। इस दौरान जो ड्रामेटिक लाइट आपके सामने उभर के आती है, तो भरे सनसेट हो या सनराइज के टाइम पे, लाइट पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। हम कई बार होता है कि हमारा फोकस इतना ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है कि हम एनवायरनमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर आप इमेजेस में थोड़ा कुछ चेंज देखना चाहें या कुछ देखना चाहें, तो आई थिंक एनवायरनमेंट को इंक्लूड करना काफी हद तक अच्छा भी रहता है। और स्पेशली वाइल्ड लाइफ के केस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसी लाइट कंडीशंस में या नॉर्मल लाइट कंडीशंस में भी आप जितना ज्यादा एनवायरनमेंट दिखा सके उतना ज्यादा आपका इमेज में भी एम्फोसिस आएगा, क्योंकि कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट हो, उसका एनवायरनमेंट या उसका हैबिटेट काफी यूनिक होता है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ये इमेज जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की इमेज है। अगर जस्ट टू गो बैक, अगर आपको याद हो, एक सिलुएट फोटो मैंने पहले दिखाई थी, शेयर किया था, एक टाइगर का, हाथी के बाद वाला फोटो, हाथी के बाद टाइगर का। ये सेम सेटिंग की फोटो है। वो ऑब्वियसली लॉन्गर लेंस के साथ टाइट फ्रेम था, और ये छोटे लेंस वाइडर लेंस के साथ एक एनवायरनमेंट का पूरा हैबिटेट दिखाते हुए एक फ्रेम है। तो सेटिंग सेम है, सब कुछ सेम है। इसको इंक्लूड करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि दोनों इमेजेस में आप दोनों का इफेक्ट काफी अलग आता है। ये एज अ कंपैरिजन अगर आप सोच के देखें, दोनों इमेज में एक टाइट फ्रेम का इफेक्ट कुछ अलग होता है, एक आपका वाइडर फ्रेम का इफेक्ट कुछ अलग होता है। सो इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, इसमें मैं आपको और 2-3 शेयर कर देती हूँ। ये एक सनराइज के टाइम की फोटो है। चाहूँ तो आई थिंक एक एम्फोसिस कहीं यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता था, बट ये भी एक कोशिश रही कि थोड़ा बहुत इसका एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करके देखा जाए, पूरा एनवायरनमेंट लेके। ये एक एंगल वाली, ये तो अगर ये सिलुएट है तो ये एंगल्ड लाइट की फोटो है। इसमें भी वही है कि एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया है। इसका टाइट फ्रेम भी शूट किया है मैंने, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाइडर एंगल थोड़ा पसंद आया इसका, क्योंकि आप लाइट किस तरीके से आ रही है, पेड़ों के बीच में से आपको स्ट्रीक्स ऑफ लाइट नजर आते हैं, तो वो थोड़ा एम्फोसिस आता है, तो थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट आता है इमेज का। तो ये तो कुछ थी इमेजेस जो आपसे मैंने शेयर की। अब इसके ऊपर आप कुछ पूछना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू। अनु जी, एक गौरव का एक क्वेश्चन था कि आप कैसे, कौन सा लेंस, कौन सा टाइप का लेंस, या वाइड एंगल लेंस में किस टाइप का लेंस आप यूज़ करते हैं, या टेली में आप किस टाइप का लेंस यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप अगर कुछ बोल पाए तो। अच्छा, देखिए, तो मैं अभी जो इक्विपमेंट यूज़ करती हूँ मैं उसके बारे में तो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने शुरुआत की थी, और थैंकफुली मुझे शुरुआत में ही थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला, लोगों से सीखने को मिला, तो मैंने अपने बेसिक किट लेंस से ही मैंने शूट करना शुरू किया था इस तरीके का। वो किट लेंस था, मैं कैनन यूज़ करती हूँ,
तो कैनन का 18-200 किट लेंस, और आई थिंक आज 15-16 साल हो गए हैं। वो लेंस आज भी मेरे पास है और मैं आज भी उसको यूज करती हूँ। लेकिन मेरा अभी का करंट इक्विपमेंट लॉट जो है, मैं टेलीफोटो लेंस में मैं 400 2.8 यूज करती हूँ। ज़रूरत पड़ी थोड़ा और रेंज की तो एक्सटेंडर यूज कर लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और वाइड एंगल के लिए एक इतना ज़्यादा वाइड जाना भी नहीं होता, बट एक 24-105 है। और मेरा सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ लेंस है 70-200। तो आपने जितनी इमेजेस देखी है उसमें आप आई वुड से कि 70% 70-200 से ही खींची गई हैं। तो वैसे तो आप इक्विपमेंट कितना ले सकते हो, कितना आप इक्विपमेंट एक्वायर कर सकते हो, उसमें तो लिमिट है नहीं। बट हाँ, अगर कोई आइडेंटिफाई करे कि वो किस तरीके की फोटो लेना चाहते हैं आप, और आपका फोटो लेना कौन से एनवायरनमेंट में किस तरीके से होता है, आप एक बार अपने एनवायरनमेंट को समझ लेंगे तो आपका लेंस का डिसीजन कि कितने लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, वो काफी हद तक आसान हो जाता है। अभी तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है। जब हमने लेना शुरू किया था, डिसाइड करना पड़ा था, तो वो काफी डिफिकल्ट होता था फिगर आउट करना कि कौन सा लेंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड ऐसा भी है कि ये लेंसेज वगैरह इतने सस्ते तो आते नहीं है, सो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट आल्सो। वो तो बात सही है। हाँ जी, नहीं, इट्स अ वेरी स्पेशली वाइल्ड लाइफ में इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट काफी हद तक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी अर्ली आप जब शुरू कर रहे हो, अगर आप उसके पहले 1-2 साल में आप अपने स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को आइडेंटिफाई कर सको, तो वो डिसीजन लेना काफी हद तक आसान हो जाता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक चैनलाइज हो जाता है कि आप हाँ जी, हाँ जी। इस टाइप का लेंस या इस टाइप का बॉडी ले, जस्ट फॉर एग्जांपल पहले से ठीक हो जाता है, मैंने यूजलेस वो खर्चा नहीं होता। हाँ जी। आपका ये फोटोग्राफी, ये जो आपका जॉनर है, ये तो सभी को ही मालूम है, मगर इस जॉनर में आपका इंटरेस्ट कैसे आया एक्चुअली? सो जैसे मैं आपको शुरुआत में लाइव जाने से पहले बता रही थी, हाँ, सो मेरी स्कूलिंग असम में हुई है। एंड क्योंकि मेरे फादर की इंडस्ट्री में थे, तो मैंने बचपन से ही अपने आसपास वाइल्ड लाइफ काफी देखा है। आजकल तो लोग फोटो भी खींचते हैं, टी एस्टेट्स के बीच में हाथी है और पता नहीं इस तरीके से काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, लेकिन मैंने ये बचपन से काफी देखा। और हमारे मतलब स्कूल की छोटी मोटी छुट्टियां भी होती थी तो हम लोग यहाँ नामदफा जाते थे, काजीरंगा जाते थे, ब्रह्मपुत्र के किनारे पिकनिक्स के लिए जाते थे, जो कि आज की डेट में लोग उसको डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक टाइम पे पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। मैं बचपन की बात करती हूँ। हाँ, तो उस तरीके से मैंने बचपन से काफी देखा है। और लेकिन फोटोग्राफी मेरे लिए एज अ एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब क्योंकि मैंने नेचर और वाइल्ड लाइफ बचपन से इतना देखा है, तो उसके प्रति एक रिझाव था, एक लगाव हमेशा से रहा है। लेकिन फोटोग्राफी उसका एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकल के आया है। सबसे पहला इंटरेस्ट है टू बी इन नेचर और टू बी इन प्लेसेस ऑफ नेचर। और उससे बाद धीरे धीरे था कि हाँ नहीं, इसको कैप्चर भी करना चाहिए, फोटो भी लेनी चाहिए, इसकी एक मेमोरी भी होनी चाहिए। तो उस तरीके से। और इस जॉनर का फोटोग्राफी आपने कैसे शुरू किया? मैंने इंटरेस्ट कहाँ से आया आपको इस जॉनर का? एक्चुअली ये टाइप का फोटो आपको लेना है या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा? ये मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जैसे मैंने फिर से मैं वही कहूंगी कि जैसे शुरुआत में जब फोटोग्राफी स्टार्ट की और नेटवर्किंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, और
सोशल मीडिया वगैरह उस टाइम पे इतना था भी नहीं, तो मैंने जितनी ज़्यादातर इंडियंस की फ़ोटो देखी वो ज़्यादातर तो सेम नॉर्मल, जैसे हम वेल एक्सपोज्ड इमेजेस वगैरह अ, देखने को मिलते थे। और लेकिन जैसे-जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो आप फिर नेशनल इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स के आप इमेजेस देखो, तो शुरू-शुरू में तो मैंने जो यूजुअली जो अफ्रीका वगैरह से इमेजेस मैंने देखी, वहाँ वहाँ मैंने देखा कि इस तरीके से लोग लाइट के साथ इतने अच्छे से इमेजेस लेते हैं। आई थिंक सबसे पहला अट्रैक्शन इस तरफ, इस जॉनर की तरफ तो ये रहा कि यहाँ कलर्स बहुत हैं। हाँ एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज कि uh, ये एवरीडे चेंजिंग है या एवरी मिनट चेंजिंग है। तो सबसे पहले तो वो था। दूसरा फिर धीरे-धीरे जैसे इंडिया में भी बाकी फोटोग्राफर्स से जान-पहचान हुई, मिलना हुआ, उनके स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी देख के कहीं न कहीं आई थिंक बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा था कि इस तरीके की इमेजेस, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको एज़ अ व्यूअर ऐसी इमेजेस अच्छी लगनी चाहिए। एज़ अ व्यूअर अगर आपको अच्छी लगेंगी तो ऑब्वियस है कि आप अगर एक फोटोग्राफर भी हो तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। मैं रेप्लिकेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी करो, इंस्पायर्ड बट इंस्पायर्ड भी नहीं, कि अगर इस तरीके के लाइट से लोग कर रहे हैं और मुझे वो फ़ोटो देख के अच्छा लग रहा है, तो मैं भी ऐसी फ़ोटो खींचने की कोशिश करूँ अपने तरीके से। मुझे जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, मुझे जिस तरीके के सेटिंग्स मिल रहे हैं उसमें। तो वो ये धीरे-धीरे करके इसी तरीके से बढ़ता गया। काफ़ी ऐसे लोगों से टच में भी मैं आई जो ऑलरेडी ऐसी इमेजेस ले रहे थे या कर रहे थे, भले वो इंटरनेशनल या नेशनल फोटोग्राफर्स हो। तो वो एक ग्रेजुअल ग्रोथ रही है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बाकी और इमेजेस नहीं लेती, बिल्कुल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप फील्ड में 10 घंटे स्पेंड करते हो तो इस तरीके की लाइट आपको सिर्फ 10 में से आपको 2 ही घंटे मिलती है। तो बाकी अगर 8 घंटे की बात की जाए तो वो आपको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ता है। बट हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी फोटोज लेके अच्छा लगता है पर्सनली, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो यही है। तो आपका कुछ अगर आपके हिसाब से नॉर्मल टाइम का नॉर्मल वाला कुछ फोटो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सबको। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अफ्रीका का हो या कॉर्वेट का हो, किस कोई भी मतलब। हाँ, मैं आपको ये स्क्रीन शेयरिंग आपका अभी भी है या बंद हो गया? अगर आप मुझे बता सकें तो ज़्यादा। जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर बंद है। बंद है ना? हाँ। आप मुझे एक सेकंड दीजिए। যারা দেখছেন তাদেরকে বলছি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। আপনাদের কোশ্চেন যদি পসিবল হয় আমাদের গেস্টের পক্ষে টাইমে কুলোয়, উনি নিশ্চয়ই আপনাদের কোশ্চেন যদি কিছু থাকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। अनु जी को एक बांग्ला बहुत अच्छी से समझ में आता है शायद। हाँ जी, मुझे हाँ पता जी। है। ये कुछ मैं आपको वैसे तो इसमें कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। हाँ, नो तो इशू। हाँ,
बंद हो गया। बंद हो गया। एक second। अब ठीक है? हाँ, अभी आ रहा। सो इसमें से शायद कुछ रिपीट भी हो, बट हम्म। एक मैंने जल्दबाजी में आपको एक फोल्डर दिखाने के लिए, है ना, तो ठीक है। अभी तो ये इसका तो कोई हाँ पहले से हाँ हाँ वो वो नहीं नहीं, था हम लोग का ना। तो ये है ये रात को खींची हुई फोटो है। हाँ, तो दिस इज अ लेपर्ड कैट, या काफी इंडिया में तो काफी इसको रेयर माना जाता है। ये रात की खींची हुई फोटो है, इसमें शायद नॉइज वगैरह होगा। ये भी कॉर्बेट नेशनल पार्क की फोटो है। सो शायद आपको इसमें फोटोज देख के एक पता चले कि मेरा नेक्स्ट फेवरेट टाइप ऑफ फोटोग्राफी थोड़ा सा ये है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट्स काफी अच्छे लगते हैं, हाँ। बट मैं आपका जनरल कुछ आइडिया के फोटो लिए। भी देखे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपका कुछ। हाँ, ये फोटो तो बहुत ही पसंद है। तो है ये सारे, वैसे तो आप जैसे आपने जैसे कहा नॉर्मल लाइट की फोटो है। हाँ, हाँ। और लेपर्ड का फोटो है, छोटा छोटा है ये, आई थिंक हाँ, इसका हाँ। जेपेग का साइज छोटा है, बट ये आपको दिख जाएगा, मैं दिखा दूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओ, ऑब्वियसली ये नॉन ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है इसका। ओ, जो आपने पहले ब्लैक हाँ। एंड व्हाइट देखा था। तो ये एक आई थिंक ये कुछ ही मतलब न्यूबॉर्न बेबी है ये। तो इसको मतलब हार्डली 5-10 मिनट हुए होंगे इसको। मैंने फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ ये फोटो ना एकदम ये तो आप प्रेजेंटेशन पे देख चुके हो, ये वाला। हाँ। 400 में ना ये? हाँ जी। वाह, ये है यहाँ। हाँ मतलब दोनों अलग अलग फोकल लेंथ के हैं। मतलब कई बार वाइल्ड लाइफ में क्या होता है ना, आप सब्जेक्ट पे लोग इतना एम्फसाइज करने लग जाते हैं कि बिल्कुल इच्छा होती है कि आप जितने पास जा सको उतना, लेकिन आई थिंक ये ओवर टाइम थोड़ा सा डेवलप भी हो जाता है कि हाँ थोड़ा एनवायरनमेंट भी कवर किया जाए। कई बार एनवायरनमेंट तो लेंस के लिमिटेशन की वजह से कवर हो जाता है, बट कॉन्शियसली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका एक जैसे टाइगर की तरह एनिग्मेटिक सब्जेक्ट हो तो थोड़ा मतलब आप जब अपने कैमरा के व्यू फाइंडर के थ्रू देखते हो तो आपकी कोशिश हमेशा वही होती है कि आप जितना नजदीक जाके देख सको, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर फोटो बट आपको खुद को देखने में भी अच्छा लगता है, तो उस वजह से। सुंदरबन जब आप आई थी उस बार आपको टाइगर मिला था? मेरा लास्ट सुंदरबन का ट्रिप एक्चुअली तो मैं कहूंगी कि इन अ वे ट्रेजेडी रहा, क्योंकि अच्छा। मेरा ट्रिप था 10 दिन का। अच्छा। और तीन ही दिन हुए थे, जबकि कोरोना की वजह से नेशनल पार्क वगैरह बंद होने का डिक्लेरेशन हो गया, और फिर हमें घर वापस आना पड़ा, और उसके नेक्स्ट दिन से तो लॉकडाउन शुरू हो लॉकडाउन गया। शुरू हो गया।
मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया वो ट्रिप। अच्छा। तो ये जब मैं कह रही थी ना कि जितना नजदीक हो सके आपको कोशिश रहती है कि तो बिहेवियर शॉर्ट भी हो गया विद एनवायरमेंट। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा लाइफ बैलेंस है। हाँ, ये आप तो वही जो आपने मतलब आप रिम लाइटिंग वगैरह की जो बात कर रहे थे ना। हाँ, ये फोटो का तो कलर वर्जन देखिए। आप दोनों वर्जन देख सकते हैं उसके। हाँ, ये फोटो टाइम ऑफ द बर्थ का, राइट? हाँ जी, जो आपने पहले इमेजेस देखी ना, हाँ हाँ ये सेम मदर एंड चाइल्ड की फोटो है। एक्चुअली क्या है बोलिए तो फोटो लेके फोटोग्राफी लेके अगर बात करना शुरू करें ना तो टाइम कैसे बीत जाता है। आई थिंक 1 घंटा के ऊपर हो गया, 1 घंटा 10 मिनट भी हो गया हम लोग का बात करते करते, मगर हम लोग को मालूम ही नहीं चला। क्योंकि देखिए फोटोग्राफी है हम लोग के माने फोटो देखना, फोटो ये करना, फोटो के बारे में जानना, वो सब होते होते इतना टाइम गुजर जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे टाइम भी गुजर गया। हाँ जी, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत 1 घंटा हो गया तो हम लोग प्रोग्राम एंड पे आ गए शायद। तो अगर आप कुछ बोल सके तो इसके बारे में आपको कैसा लगा, या और भी कुछ अगर इसके बाद धीरे नहीं, धीरे हम मुझे तो देखिए जैसे सब्जेक्ट के बारे में लिमिटेड टाइम में बोलना काफी मुश्किल होता है। एकदम उसमें ये सोचना पड़ जाता है कि आप क्या बोलो और कितना आप कवर कर सकते हो। हाँ तो आई थिंक एक जब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा फ्री फ्लोइंग होता है, नो डाउट। लेकिन एक लिमिटेड टाइम में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आप शायद समझना भी मुश्किल होता है कि आप क्या कवर करो क्या कवर ना करो। ना। और मतलब आप अगर हर एक टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा भी आप टच करके आप जाते हो तो आप मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप उस टॉपिक को जस्टिस भी नहीं कर पाते। हाँ, नहीं होगा क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर ही लग जाता है। मान लीजिए ठीक से बात करने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़े बहुत टाइम पे मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं और थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ बोल दूं, और आई होप आपको ये अच्छा लगा और आप देखने वालों को बेनिफिशियल लगा। आई नो इसमें आई हैव नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस, बट नहीं एक्चुअली बहुत बढ़िया रहा ये सेशन, क्योंकि सभी का ये आपका एंगल ऑफ लाइट के बारे में जो ये आपने बोला, एंगल ऑफ फोटोग्राफी जो आपके हिसाब से सभी के बारे में बहुत सारा कमेंट भी आ चुका है। मेरा व्हाट्सएप में भी बहुत सारा कमेंट्स अभी भी इनफैक्ट आया है एक कमेंट, तो वो लोग बोल रहे हैं कि और भी चलाओ, मगर क्या होता है ज्यादा टाइम खींचने से ना वो इंटरेस्ट नहीं रहता है व्यूअर्स का धीरे धीरे। मगर ये सेशन शायद अगर टाइम रहा तो हम लोग और एक दिन करेंगे, और आपका टाइम हुआ तो उस दिन कोई एक पर्टिकुलर फोटो को लेके उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में यहाँ मैंने बात करके वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, मगर फ्रैंकली की धन्यवाद, आप आए, आपका टाइम इतना टाइम दिए आपने। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू जेपीए के ओर से कि आप आए, आपका फोटो देखना, कि आपका सिर्फ नहीं फोटो देखना ही सभी का वो हम लोग का मेन इंटरेस्ट रहता है। तो आप जैसा फेमस लोग का फोटो देखना तो हम लोग का वो है, आमने सामने फोटो देखना। अभी भी इनफैक्ट कमेंट आ रहा है कि और थोड़ा ये करो, मगर सॉरी वी आर रनिंग लेट। एक्चुअली हम लोग का 1 घंटा का प्रोग्राम था, हम लोग थोड़ा और भी आगे चला है। तो लास्ट मैं अनु जी को बोलूँगा कि आप
कुछ बोल के ये प्रोग्राम को खत्म करें। नहीं, अगर आप जैसा कह रहे हो कि अगर लोगों को अच्छा लगा और इसमें इंटरेस्ट आया, तो आप लोग अगर दोबारा इनवाइट करोगे तो Sure. आई वुड लव टू कम बैक, एंड तब हम शायद किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी एक दो चीजों के बारे में ही बात कर पाए। हाँ, लेकिन हाँ, आप लोग जो सेशन कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, लोगों तक मतलब अलग अलग जॉनर के फोटोग्राफर्स की बात पहुंचा रहे हो, उनको सीखने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है। आपके क्लब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एंड आई होप आप इसी तरीके से अच्छे से सेशंस करते जाएं। ये शायद कोविड जब खत्म हो जाएगा तो आप और भी बड़े इवेंट्स करें, सब कुछ करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। থ্যাংক ইউ। তো আজকের জন্য আমরা এখানেই শেষ করছি। সরি, আজকে আমরা আর প্রোগ্রামটাকে বড় করতে পারলাম না, কারণ অলরেডি আমরা 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছি। তো আজকে আমরা এখানেই, তো এর পরের দিন আবার নেক্সট উইকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা, বাই।